हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों मैं आप सभी से बता दूं, अगर आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट की क्लास लेने आए हैं तो इस समय हम लोग एक बुक से पढ़ेंगे, जो कि हमेशा मैं हर एक लेक्चर में कहता हूं। ये आपका पूनम गांधी का बुक है बच्चों। आपके पास भी अगर है पूनम गांधी का बुक तो आप ये पूनम गांधी का बुक ले लीजिए। एक्चुअली ये बुक बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा इस बुक से पढ़ लिए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, पूरे इस होल वीडियो को ख़त्म होते होते अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बच्चों अगर आपके पास पूनम गांधी का बुक है बच्चों, तो आप पूनम गांधी का बुक ओपन कर लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पूनम गांधी की बुक ओपन नहीं भी करते हैं तो सिर्फ मेरे बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके फाइन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है इसमें मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब यहाँ पे ये बताने जा रहा है कि क्या जो मैनेजमेंट है साइंस की तरह है, क्या मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरह है। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, जो मैनेजमेंट के आगे लिखा हुआ एज अ साइंस, एज अ साइंस का मतलब कि साइंस के जैसे क्या जो मैनेजमेंट है क्या वो साइंस के जैसे है। इस सभी को हम लोग पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग को पता चलेगा क्या ये साइंस के जैसे है पूरा, या साइंस के जैसे नहीं है, या आधा साइंस है आधा नहीं है। ओके फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। फिर अगेन आप सभी को बता दूं, अगर आपके पास पूनम गांधी की बुक है तो आप अपने सामने पूनम गांधी की बुक खोल लीजिए। मैं पूनम गांधी के एक एक लाइन से बता रहा हूं, सो डैट आप केस स्टडी क्लास 12th के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि अगर आप हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो इसमें आपको कीवर्ड मिलेगा, यही कीवर्ड उठाकर केस स्टडी में डाल दिया जाता है। आप केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको एक एक लाइन, आप हर एक लाइन से आप जानकार रहेंगे, हर एक लाइन को आप पढ़े रहेंगे। ओके फाइन। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों मैं आपको बता दूं कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट। बच्चों इसमें कह रहा है कि जो साइंस होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से वो ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। बच्चों इसमें लिखा हुआ बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज कहाँ से मिलता है बच्चों। ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ये कुछ नहीं, सिर्फ ये साइंस के बुक के बारे में बात कर रहा है, जो साइंस का बुक होता है। ओके फाइन। जो साइंस की बुक होती है उसी साइंस के बुक की बात कर रहा है यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि जो साइंस की बुक होती है, वो साइंस का बुक अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से उसमें नॉलेज रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज रहता है। और वो भी जो रहता है वो बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट। वो किस पे बेस रहता है बच्चों, वो लॉजिकली ऑब्जर्व, लॉजिकल ही उस पर रहता है वो। ओके फिर हम लोग साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन बी स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो साइंस है, साइंस को हम लोग ये मानते हैं एग्जैक्ट प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है। फाइन। विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। इट कैन बी स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक हम लोग को कीवर्ड मिला है, और वो कीवर्ड क्या है हम लोग अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। फाइन। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding fact and event। बच्चों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस समझना है बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले आप साइंस का मतलब क्या होता है वो समझिए, और साइंस के फीचर्स को उठा के और मैनेजमेंट के फीचर्स को उठा के दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों सेम रहेगा तो ये माना जाएगा कि इसका पहला फीचर्स मिलता जुलता है। ओके फाइन। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि साइंस में क्या होता है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि साइंस का एक बुक होता है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसमें बहुत सारा नॉलेज रहता है। वो जो नॉलेज रहता है बेस्ड ऑन लॉजिकल, वो लॉजिकल पे रहता है, जिसको लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग, जो लॉजिकल पे रहता है जिसको हम लोग फाइंड के रहते हैं फैक्ट एंड इवेंट, उसमें फैक्ट सच्चाई रहती है और उसमें इवेंट्स रहता है। फाइन। आगे पढ़ते हैं हम लोग। साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल। अगर साइंस की बात करें तो वो साइंस एग्जैक्ट प्रिंसिपल है बच्चों, वो साइंस एग्जैक्ट प्रिंसिपल है विच कैन, उस प्रिंसिपल को विच कैन बी वेरीफाई, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इट कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों यहाँ पे हम लोग को कीवर्ड मिल रहा है, और वो सबसे बड़ा कीवर्ड ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी होता है उसका कारण और उसका इफेक्ट क्या होगा सब पता रहता है हम लोग को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके फाइन बच्चों। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहला
हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। और उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम लोग को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बुक से, पर फिर भी हम लोग बुक से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को एक की पॉइंट चाहिए और उस की पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत हम लोग को सहायता मिलेगी। कि केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझने के लिए, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत एक अलग वीडियो केस स्टडी का बनेगा बच्चों। फाइन, तो हम लोग आते सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों सिंपल सा चीज़ है, पॉइंट ही आपको सब कुछ बता रहा है। पॉइंट आपको ये कह रहा है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस का एक बुक होता है और हर एक लेवल पे साइंस का बुक होता है, अलग अलग क्लास का होता है। पर साइंस के बुक की बात करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से उसमें नॉलेज दिया रहता है, बहुत अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज रहता है। तो जब साइंस की बुक होती है तो क्या बच्चों मैनेजमेंट की बुक नहीं होती? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो अभी मैनेजमेंट की ही बुक है। मतलब कि सबसे पहले हम लोग ने ये जाना कि जब साइंस की बात करेंगे तो साइंस में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है। मतलब कि साइंस की एक बुक है जो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें पूरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पे बहुत अच्छे तरीके से उसमें नॉलेज दिया हुआ है। तो जब साइंस की बुक होती है बच्चों तो मैनेजमेंट की भी बुक होती है। तो यहाँ पे हमको ये जानने को मिला कि जो फर्स्ट फीचर है साइंस का, फर्स्ट फीचर जो साइंस का है वो मैनेजमेंट से मिल रहा है। आइए थोड़ा सा हम 1 मिनट के अंदर अंदर बुक के लैंग्वेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ बच्चों, इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल। बच्चों यहाँ पे लिख दिया स्टडी मटेरियल, मतलब कि वही जो हम लोग का साइंस का बुक होता है। तो कह रहा है ये साइंस में ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। साइंस की जब बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल होता है, फाइन, अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज, जिससे हम साइंस का नॉलेज लेते हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट, जैसे साइंस में है उसी तरह हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा साइंस में हम लोग नॉलेज ले सकते हैं उसी तरह मैनेजमेंट के बुक से भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक नॉलेज ले सकते हैं। ओके फाइन, उसमें भी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट पे भी स्टडी मटेरियल होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ले सकते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम साइंस का फीचर्स पढ़ेंगे और साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स दोनों अगर मिलेंगे तो वो फीचर्स ये माना जाएगा कि वो फीचर्स मिल रहा है। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे ये जानने को मिला कि जो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स अगर साइंस का बुक होता है जिससे हम पढ़ते हैं तो सेम टू सेम हम लोग के पास मैनेजमेंट की भी बुक होती है जिससे हम मैनेजमेंट की बुक पढ़ते हैं। ओके फाइन बच्चों, तो पहला यहाँ पे फीचर्स तो मिल गया, हम लोग सेकेंड फीचर्स की ओर बढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चों मैं बता दूं अगर साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जितने प्रिंसिपल बनते हैं वो किस पे प्रिंसिपल बनते हैं आप सभी को ये आज जानना चाहिए। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता रहता है, एक्सपेरिमेंट होता रहता है। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जाकर प्रिंसिपल बनता है। मतलब कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होगा तब जाके प्रिंसिपल बनेगा। तो क्या बच्चों हम लोग के मैनेजमेंट में ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है? ये हम लोग के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। आइए हम लोग अंदर पढ़ते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोला है, कह रहा साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे डेवलप होता है, वो कह रहा ऑब्जर्वेशन से है। कह रहा है इसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद इसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद हम लोग बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे बच्चों की पॉइंट है, इस की पॉइंट से हम लोग केस स्टडी सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फाइन, दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप्ड। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। बच्चों ध्यान आपका फोकस होना चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल में हम लोग ने ये पढ़ा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और इसको टेस्ट किया जाता है और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ मिला था, ऑब्जर्वेशन, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते बच्चों। यहाँ पे साइंस में हम लोग ने 3 चीज़ जाना कि ऑब्जर्व होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट बार बार होगा। और इसके बाद हम लोग अब मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ऑब्जर्वेशन होता है, क्या एक्सपेरिमेंट होता है, ये हम लोग को जानना है, ये हम लोग का क्वेश्चन था। दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है बच्चों वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेवलप्ड होता है। बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग, हम लोग कैसे डील करते हैं, किससे डील करते हैं,
मैनेजमेंट डील ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो मैनेजमेंट होता है हम लोग मैनेजमेंट में किसको मैनेज करते हैं? ह्यूमन बीइंग को मैनेजमेंट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग को जानना होता है। कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो हम लोग मैनेजमेंट किस में करते हैं? मैनेजमेंट किसका करना होता है? इंसान का मैनेजमेंट करना होता है। और जब इंसान के बिहेवियर को आप बार बार ऑब्जर्व करेंगे तो एक्यूरेट नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब कि मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस है। मतलब आधा साइंस है और आधा साइंस नहीं है। मतलब कि आधा फीचर्स प्रेजेंट है, आधा फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। बच्चों, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट में क्या हम लोगों ने सीखा कि जो साइंस है वो फुल्ली तरीके से किस पे वो डिपेंड करता है? किस पे? मतलब उस पे बार बार वो ऑब्जर्वेशन और टेस्टेड की बात कर रही है, एक्सपेरिमेंट की बात कर रही है। बट जो हम लोग का मैनेजमेंट है इसमें भी बहुत सारा टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। किसके ऊपर होता है? इंसान के ऊपर। पर इंसान के ऊपर जब आप करेंगे तो अलग अलग बिहेवियर रहता है, इसी के कारण वो सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसी में वो लास्ट लाइन में ये लिख दिया है कि दिस इज़ अ इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस का मतलब दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शली प्रेजेंट। मतलब आधा प्रेजेंट आधा प्रेजेंट नहीं है। मतलब पहला मिल रहा था, दूसरा आधा मिल रहा, आधा नहीं मिल रहा। और तीसरा पढ़ते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो बन जाता है पूरे यूनिवर्स में इसका एप्लीकेशन होता है, हर जगह ये अप्लाई होता है, इसका वैलिडिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, अक्सर हम लोग स्कूल में ये पढ़ाते हैं कि जब ये पेन है ऊपर से हम लोग गिराएं, ऊपर से अगर इसको छोड़ते तो ये नीचे गिरेगा। फाइन। तो इसमें हम लोग को क्या मिला? यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कि आप पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी गिराइए, पूरे वर्ल्ड में आप इसको अगर ऊपर से गिराएंगे तो नीचे ही जाएगा। मतलब अगेन बच्चों, मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, यूनिवर्स एप्लीकेशन का मतलब कि अगर जो प्रिंसिपल बन जाता है वो हर जगह वही काम करता है। जैसे ऊपर से हम गिराएंगे साइंस का चीज़, साइंस में ऊपर से गिराएंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कॉज एंड इफेक्ट। और इफेक्ट क्या होता है? ऊपर से ये नीचे गिरता है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप सभी को? तो कह रहा है कि ये जो साइंस होता है, जो साइंस होता है, साइंस का जो फीचर्स है, साइंस के फीचर्स में ये कह रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कारण होगा और उसका कुछ इफेक्ट होगा। तो कारण क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका इफेक्ट क्या? ऊपर से ही नीचे गिर रहा है। फाइन। तो ये पूरे यूनिवर्स में इसको एप्लीकेशन होता है, सभी लोग इसको यूज, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसको माना जाता है। फाइन, ऐसा है भी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। आप समझिए, जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो इस केस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, आगे लिखा हुआ, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। देखिए, यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है, पर कहीं और जाएंगे तो वहाँ के मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सिचुएशन के हिसाब से हमको मॉडिफाइड करना रहता है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। क्या है कि अगर दूसरे देश में आप जाएंगे तो दूसरे देश में अलग अलग लोग रहेंगे, उनका काम करने का तरीका अलग है, मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है। तो जो आप यहाँ पे प्रिंसिपल बनाए हैं वहाँ का प्रिंसिपल एक अलग होगा। यहाँ का प्रिंसिपल अलग है तो वहाँ का प्रिंसिपल अलग होगा। आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो काम कर रहा है, यहीं जहाँ पे जो प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं वो है, वहाँ का अलग है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो साइंस का फीचर्स है ना, कि ये साइंस के जो प्रिंसिपल हैं पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में ये थर्ड वाला पॉइंट नहीं मिलता है। हम लोगों ने पहला पढ़ा कि साइंस में स्टडी मटेरियल होता है तो मैनेजमेंट में भी होता है। पहला पॉइंट बच्चों मिल रहा था, दूसरा पॉइंट में आधा मिल रहा, आधा नहीं मिल रहा, पार्शली था। और थर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूरा नहीं मिल रहा। फाइन, थर्ड में कुछ नहीं मिल रहा, अलग अलग है। तो आप बताइए कि तीन पॉइंट्स में से एक अच्छे से मिल रहा है और आधा इसमें से मिल रहा है। मतलब एक ये नहीं मिल रहा, आधा नहीं मिल रहा, मतलब सब मिलाकर आधा आधा मिल रहा, आधा आधा नहीं मिल रहा। तो आप बताइए बच्चों कि अगर आधा मिलेगा और आधा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा? आधा उसका जो
फीचर्स है साइंस का वो आधा मिल रहा है किससे, मैनेजमेंट से। इसमें आधा है तो आधे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन एग्जैक्ट। क्या बोलेंगे, इन एग्जैक्ट। ओके फाइन, इसमें लिखा हुआ बहुत अच्छे तरीके से, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट। अगर साइंस और मैनेजमेंट को आप कंपेयर करेंगे, वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट। साइंस का एक फीचर्स प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, वेयर एज टू आर नॉट प्रेजेंट, दो प्रेजेंट नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर। हम इसको प्योर साइंस नहीं कह सकते, मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कह सकते, मैनेजमेंट को हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, बट वी कैन कॉल इट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, या और सोशल साइंस, हम इसको सोशल साइंस कह सकते हैं। मतलब बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को हम लोग इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे, बिकॉज इसमें एक मिल रहा है और दो नहीं मिल रहा है। फाइन, एक फीचर्स साइंस का मिल रहा है, दो फीचर्स नहीं मिल रहा है। बच्चों आप सभी को बता दूं कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट, बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताया मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकेंड हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और थर्ड पॉइंट पढ़ना हम लोग को मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मतलब कि जो मैनेजमेंट है क्या वो साइंस की तरह है, जो मैनेजमेंट है क्या वो आर्ट है, आर्ट की तरह है, जो मैनेजमेंट है क्या वो प्रोफेशन है या प्रोफेशन की तरह है। ये चीजें हम लोग को जाननी है बच्चों आज। और आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट को पहले समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, पहले साइंस को समझते थे, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ओके फाइन, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले आर्ट क्या होता है, और आर्ट का मतलब जब आप समझ जाएंगे फिर मैनेजमेंट और आर्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड, आर्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, विच रिक्वायर स्किल, जिसको पढ़ने के लिए हम लोग को स्किल्स चाहिए, कोई भी आर्ट को करने के लिए हमको स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, हमको प्रैक्टिस करना होगा परफेक्शन होने के लिए। द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट, देखिए बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग आर्ट का फीचर्स पढ़ने वाले हैं, और आर्ट का फीचर्स सिर्फ 3 है आपको। जैसे बच्चों बहुत इजी है, आने वाले 3 मिनट के अंदर ये खत्म होने वाला है। आइए, द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बच्चों सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि आर्ट का सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। क्यों बच्चों, आप ये बताइए, अलग अलग जो नहीं होता है लिखा हुआ वेरियस बुक ऑन डिफरेंट रागाज, वो आर्ट की अगर बात करेंगे तो उसमें रागाज होता है, ठीक है, सा रे गा मा पा ऐसे करके होता है, बहुत सारा आर्ट से रिलेटेड पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज लिखा रहता है। तो बच्चों क्या है ना कि आर्ट का जब थ्योरेटिकल नॉलेज है तो क्या मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है? आर्ट का अगर बुक है पढ़ने के लिए तो मैनेजमेंट का भी बुक है पढ़ने के लिए। तो पहला पॉइंट हम लोग का मिल रहा है बच्चों, लिखा हुआ है दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इज मैनेजमेंट। ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्या कि मैनेजमेंट का भी बुक होता है पढ़ने के लिए, सिस्टमेटिक नॉलेज और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और आर्ट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो बच्चों आर्ट का हम लोग मतलब समझें कि जिसका बुक होता है, और उसके लिए हम लोग को आर्ट को सीखने के लिए स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उसमें परफेक्शन होंगे, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। फाइन, तो पहला फीचर्स तो मिल गया आर्ट का। दूसरा फीचर्स दूसरा लिखा हुआ है बच्चों, आप बताइए जब आर्ट की बात करेंगे तो क्या आप आर्ट अपने तरह अपने तरीके से आप उसको कोई भी चीज़ ड्रॉ कैसे करते हैं? आप अपने तरीके से, अगर आप गाना गा रहे हैं, अगर आप सॉन्ग गा रहे हैं, अगर आप सिंगिंग सॉन्ग गाना गा रहे हैं अगर आप, तो गाना गाते समय क्या होता है, आप अपने आवाज़ का पर्सनल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब आप अपने तरीके से उसको गाते हैं। फाइन, तो जब आप अपने तरीके से उसको गा रहे हैं तो उसको कहते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे हम लोग जब आम बनाते थे तो सबका आम बनाने का तरीका अलग अलग रहता था। साड़ी का किनारा हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे, तो साड़ी का किनारा बनाने का अलग अलग तरीका होता था। फाइन,
तो जैसे हम लोग आम बनाते थे, साड़ी का किनारा बनाते थे, तो सबका अपने अपने तरीके से जो लोग बनाते थे उसको कहते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। उसको क्या कहते हैं? पर्सनल एप्लीकेशन। तो मतलब सब लोग अप्लाई करता है आर्ट में, सब लोग अप्लाई करता है अपने अपने तरीके से। होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। फाइन। तो सेकेंड पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब कि पर्सनल, एक पर्सन का खुद का एप्लीकेशन होता है, पर्सनली होता है, उसका खुद का होता है। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। कह रहा है कि आर्ट के फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं है, आर्टिस्ट मस्ट हैव द पर्सनल स्किल्स। जो आर्टिस्ट होता है उसके पास पर्सनल स्किल्स होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए टू अप्लाई दैट नॉलेज। मतलब आप आर्ट में जो कुछ भी पढ़ लिए हैं कि गाना कैसे कैसे गाते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आपको अपने तरीके से आपका जो नॉलेज है उसके लिए क्रिएटिविटी और स्किल्स चाहिए। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल म्यूजिशियंस लर्न सम रागास बट दे हैव अप्लाई दिस रागास अकॉर्डिंग टू पर्सनल स्किल। सब लोग रागास सीखता है, पर उस रागास को कैसे अप्लाई करना है सबका अपना अपना पर्सनल स्किल होता है। तभी पढ़ते तो सब लोग हैं, आर्ट पढ़ते तो सब लोग हैं, गाना गाना, पर फेमस कौन हो पाता है? जो बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्सनल स्किल्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, तो वो बहुत आगे जाता है। फाइन। आगे लिखा हुआ इसमें कि आपको पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी आपको उसमें लगाना होता है, और जब आपका लगाते हैं और जब वो अलग होता है तब जाके वो आर्ट सक्सेसफुल होता है। तो कह रहा है इन मैनेजमेंट ऑल्सो। बच्चों आप बताइए क्या मैनेजमेंट में क्या होता है? लिखा है इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न से। मैनेजमेंट में भी यही होता है कि मैनेजमेंट की बुक आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, पर आप मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आप अपना पर्सनल स्किल्स कैसे लगाएं, आप चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट किए, आप जो मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़े हैं, आप जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल पढ़े हैं, क्या वो आप मैनेजमेंट की थ्योरी और प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से अपने तरीके से अपना क्रिएटिविटी लगाकर आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हो जाती है। बट देयर इफिशिएंसी डिपेंड हाउ वेल यू दे। इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ कि जब आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। लिखा हुआ इसमें क्या लिखा हुआ? देयर इफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे यूज़ दिस प्रिंसिपल। कैसे वो प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स। अपना पर्सनल स्किल्स लगाकर, क्रिएटिविटी लगाकर हम लोग को मैनेजमेंट करना होता है। मतलब कि आर्ट में भी हमको पर्सनल स्किल्स चाहिए और मैनेजमेंट में भी हम लोग को क्या चाहिए? पर्सनल स्किल्स चाहिए। दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो आर्ट का फीचर्स है ये प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। आइए बच्चों हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट हम लोग को जानने को ये मिलेगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सेकेंड वाला तो आपने बताया नहीं। देखिए बच्चों, सेकेंड वाला हम बता दिए कि दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आर्ट का जो सेकेंड पॉइंट है, आर्ट का फीचर्स के जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब कि इसमें आर्ट में भी अपने तरीके से आपको बनाना होता है और मैनेजमेंट में भी अपने तरीके से आपको मैनेजमेंट करना होता है। हर एक इंसान अपने अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता है अपने क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए। उसी तरह हर एक इसमें भी क्या है, मैनेजमेंट में भी हर एक इंसान अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये दोनों पहला भी मिल रहा था कि उसमें सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा भी मिल रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा की बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपका आर्ट कब अच्छा होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्रिएटिविटी लगाएंगे। आपका आर्ट बहुत अच्छा तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और क्रिएटिविटी। आपको आर्ट बनाने के लिए, आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप तभी सक्सेस होंगे जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होगा। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। आर्ट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है आर्टिस्ट को टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट, बहुत परफेक्ट और फाइन बनने के लिए। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका परफेक्शन खो जाएगा। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव। आर्ट के लिए आपको क्रिएटिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर देना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी आर्टिस्ट जो सीखे होते हैं उनको
उस थ्योरेटिकल नॉलेज में अपना क्रिएटिविटी ऐड कर देना चाहिए। सेम वे, उसी तरीके से विद एक्सपीरियंस मैनेजर, जो मैनेजर होता है बच्चों, एक्सपीरियंस जो मैनेजर होता है ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स, मतलब कि वो जब बार बार प्रैक्टिस करता है तो जो उसका मैनेजरियल स्किल्स होता है, मैनेज करने जो चीज़ों को मैनेज जो किया जाता है, तो मैनेज स्किल्स और उसकी इफ़िशियंसी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इम्प्रूव होती जाती है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बच्चों हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि अगर आर्ट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो इसमें है, पहला मिल रहा था बच्चों। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि आप जो भी थ्योरेटिकल सीखे रहते हैं उसको अपने तरीके से अपना क्रिएटिविटी लगाकर आपको कुछ चीज़ें उसमें अप्लाई करना चाहिए। फाइन, दूसरा पॉइंट भी मिल रहा था बच्चों, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तीसरा लिखा हुआ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसमें प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी अपना लगाना है, तो इसमें मैनेजमेंट में भी लगाना है, आर्ट में भी लगाना है, मतलब तीसरा फीचर्स भी बच्चों मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखें कि ये तीनों फीचर्स मिल रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड, हम लोग को मिला ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट के सभी फीचर्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, वो प्रेजेंट हैं। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा होता है। मतलब बच्चों पहला पढ़े तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है आधा नहीं है, और इसमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट पूरा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पूरा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको लास्ट में लिखना होगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम लोग मैनेजमेंट को एक आर्ट कह सकते हैं, कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। फाइन बच्चों, ओके आइए थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर लीजिए, स्माइल कर लीजिए, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए थोड़ा। हम लोग तो बहुत अच्छे मेहनत से पढ़े हैं, मेहनत के बाद हम लोग आते हैं मैनेजमेंट। फाइन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आप लोग थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद आप थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिलैक्स लेने के बाद फिर टॉपिक पे आइए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है। ओके, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ बात करते हैं बच्चों। नाउ प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड, सबसे पहले जैसा कि मैं बच्चों आपको बताया हूँ कि अगर आपको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन समझना है, अगर आपको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। अगर आप प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब जाके हम लोग मैनेजमेंट से क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसके फीचर्स को। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, जब प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन हम लोग उसको कहते हैं जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जो उसमें स्पेशलिस्ट हो, जो उसको सब कुछ पता हो, उसको कहते हैं प्रोफेशन। जैसे बच्चों क्या है, अगर कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स से सभी लोग पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़कर वो लोग सीए बनते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड उनको A to Z एवरी नॉलेज, सब कुछ नॉलेज उनको रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सीए एक प्रोफेशन है। उसी प्रकार से जब हम बायो की बात करेंगे तो जिस इंसान के पास बायो की सब कुछ नॉलेज रहती है, पूरी नॉलेज रहती है, मतलब वो बायो के नॉलेज में स्पेशलिस्ट रहता है, वो एमबीबीएस भी क्या आपका एक प्रोफेशन है। डॉक्टर जब लोग बन जाते हैं तो वो भी क्या है, प्रोफेशन है। फाइन बच्चों, तो मतलब प्रोफेशन का मतलब जिसमें स्पेशलिस्ट, मतलब इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज रहता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। फाइन बच्चों, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि प्रोफेशन क्या होता है। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ, पर बुक क्या कहता है हमको इसमें समझना होगा। फाइन, तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। बच्चों जैसा कि मैं आपको बताया था, इसमें लिखा हुआ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब कि जिस इंसान के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, मतलब बहुत मतलब सब कुछ उसके पास नॉलेज रहता है, स्पेशल तरीके का नॉलेज रहता है। ओके फाइन, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन। अगेन प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कह रहा है कि ये एक ऑक्यूपेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके पास होता है, और उसके एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेंड किया जाता है, वो एकदम ट्रेनिंग लिया रहता है, उसके बारे में सब कुछ उसको पता रहता है। तो प्रोफेशन का मतलब होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर आपको पता है कि आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या
सर प्रोफेशन का फीचर्स बताएंगे, उसको कंपेयर करेंगे। और प्रोफेशन का जब आप फीचर्स बताएंगे तो हमको पता उसमें 3 पॉइंट आएगा। नहीं बच्चों, इस बार 3 पॉइंट नहीं है, आपका 5 पॉइंट है। इसलिए 5 पॉइंट के लिए मुश्किल से मैं बता दूं, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, आपका ये ओवर हो जाएगा। आपका ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। फाइन, पहले ये 5 पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर, पहला बच्चों वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि हम लोग ने दोनों में पढ़ा था, किसमें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में और मैनेजमेंट एज अ साइंस में, क्या कि दोनों का बुक होता है। इसमें भी बच्चों क्या प्रोफेशन का बुक होता है? क्यों नहीं होता है। सीए का बुक होता है, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए बायो का बुक होता है। फाइन, तो इसमें लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें बुक होता है। ठीक है, इस प्रोफेशन का बुक होता है तो मैनेजमेंट का भी बुक होता है, यानी पहला फीचर्स हम लोग का मिल रहा है। और इस पहले इसमें जो पहला फीचर्स जो मिल रहा है लास्ट में लिखा हुआ है, प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, मतलब कि ये प्रोफेशन का जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट के फीचर से मिल रहा है, प्रेजेंट है। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बच्चों दी एंट्री टू अ प्रोफेशन, जब भी हम किसी प्रोफेशन में एंट्री लेते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट रहता है। कैसे? थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, किसी एग्जामिनेशन से वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हम लोग को रोक दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, कोई भी पर्सन डॉक्टर का प्रैक्टिस तभी कर सकता है ओनली व्हेन ही इज हैविंग एमबीबीएस डिग्री, जब किसी के पास एमबीबीएस की डिग्री होगी तभी जाकर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है। फाइन, वेयर एज उसी तरीके से देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, पर आपको पता है मैनेजर कोई भी बन सकता है और मैनेजर बनने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। तो मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में हम लोग ने ये सीखा कि प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन की बात करने का मतलब, प्रोफेशन की बात करने का मतलब कि अगर किसी डॉक्टर किसी पर्सन को डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो उसको एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, पर अगर किसी को मैनेजर बनना है तो उसके पास मैनेजर की डिग्री नहीं भी हो तो काम चल सकता है। जैसे एग्जांपल, कोई कोचिंग को ओपन कर लेता है, जैसे हम अपना कोचिंग ओपन किए हैं तो कोचिंग ओपन करने के बाद आप अपने नाम से पहले लिख देंगे कि मैनेजर या डायरेक्टर। तो मैनेजर और डायरेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, आप कोई भी रोकथाम नहीं है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। आप मैनेजर कभी भी बन सकते हैं, आप किसी मैनेजर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर। बच्चों बुक में साफ सुथरा लिखा हुआ है एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर, कोई भी मैनेजर बन सकता है, मैनेज कोई भी कर सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिटी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है उससे नहीं मतलब है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। बट नाउ मेनी कंपनीज प्रीफर टू अपॉइंट मैनेजर ओनली विद एमबीए, पर इस समय देखने को आ रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो प्रीफर करती है कि अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो आपको मैं रख लूँगा एज अ मैनेजर। फाइन, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट। बच्चों ये फीचर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं भी है तब भी आप कहीं भी आप मैनेजर बन सकते हैं, पर एक डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ओके फाइन, आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप सभी को मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। कह रहा फॉर ऑल द प्रोफेशंस special association are established and every profession has to get himself registered with the association before practicing that profession। बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि हर एक प्रोफेशन के लिए स्पेशल एसोसिएशन बना हुआ है। हर एक प्रोफेशन के लिए स्पेशल एसोसिएशन बना हुआ, मतलब हर एक प्रोफेशन के लिए संस्था बना हुआ है। हर एक प्रोफेशन के लिए संस्था बना हुआ है। जैसे कि ये प्रोफेशन की बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एसोसिएशन है, जो संस्था है, वो न्यू दिल्ली में है और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसके नाम से है। फाइन, तो वहाँ से क्या करना होता है, रजिस्टर्ड कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर जो डॉक्टर हैं उनको रजिस्टर कराना है तो वो
किस संस्था से कराएंगे? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। फाइन। जो लॉयर हैं वो कहाँ से कराएंगे? लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। In case of management, various management association are set up at national and international level which have some membership rule and set of ethical code। कह रहा क्या? और मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट के लिए भी कुछ संस्था है, मैनेजमेंट के लिए भी कुछ संस्था है। फाइन। वो कुछ संस्था है, बनाया गया है, जैसे AIMA न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में है, नेशनल इंस्टीट्यूट। बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर। पर मैनेजर के लिए लीगल रूप से ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट। ये जो फीचर्स है ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। प्रेजेंस, थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या था बच्चों? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या? कि हर एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल संस्था होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। ये था आपका क्या कहते हैं फीचर्स। और हम लोग ने पढ़ा कि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, CA के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। बट मैनेजर के लिए क्या है? मैनेजर के लिए क्या है? मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं है लीगल रूप से कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो ये फीचर्स हम लोग का नहीं मिलेगा। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट्स स्टैच्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। कह रहा बहुत जल्दी ये जुड़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। फाइन। आइए हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, तो जो लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, जब आप एथिकल कोड के बारे में बात करेंगे, बस बच्चों आपका 2 पॉइंट्स बाकी है इसमें। जब 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ख़त्म कर देता हूँ उसको, 2 से 4 मिनट लगेगा इसको। फाइन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड की बात करेंगे। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग और ऑल द प्रोफेशन ऑफ दैट प्रोफेशन। बच्चों इसमें कह रहा है कि हर एक प्रोफेशन का अपना एथिकल कोड होता है जो कि वो लोग फिक्स करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के द्वारा हर एक प्रोफेशन में कुछ एथिकल कोड होता है जो कि वो लोग सेट करते हैं और उसी जो वो प्रोफेशन में है वो बाइंड रहते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर। और जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? एथिकल बिहेवियर, किसी भी मैनेजर के बिहेवियर पे ये लोग ध्यान रख रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ग्रो करा रहे हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA हैज़ डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट। AIMA भी हम लोग को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया है इंडियन मैनेजर्स के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट कौन दिया है? AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडियन मैनेजर्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ऊपर भी क्या था? लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और इसमें भी लिखा हुआ लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA। हम AIMA से हम रजिस्टर्ड कराएं, हर एक मैनेजर को रजिस्टर्ड कराना होगा, ये लीगली कंपल्सरी नहीं है बाय द एथिकल कोड। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का ये फीचर, ये क्या कहते हैं कि क्या था आपका प्रोफेशन का, जो प्रोफेशन का ये फीचर्स है ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट। फाइन। फोर्थ भी हम लोग का नहीं है, थर्ड भी हम लोग का क्या है? नहीं है, सेकंड भी हम लोग का नहीं है, बस फर्स्ट मिल रहा था। और 5 में आते सर्विस मोटिव। बच्चों बेसिक मोटिव हम लोग को क्या था? हर एक प्रोफेशन का बेसिक मोटिव होता है क्या? कि हम दूसरे को सर्विस दें, सर्विस मोटिव है बच्चों। 5th पॉइंट का नाम है क्या? सर्विस मोटिव। तो द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन, हर एक एवरी प्रोफेशन का बेसिक मोटिव क्या होता है? इज टू सर्व द क्लाइंट, क्लाइंट को हम लोग को सर्व करना होता है विद डेडिकेशन। वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, बच्चों मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है? कि हम लोग मैनेजमेंट करके बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करें। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए कि जो प्रोफेशन है वो लोग सर्विस देना चाहते हैं, क्लाइंट को सर्व करना चाहते हैं प्रोफेशन वाले लोग। बट जो हम लोग मैनेजर होते हैं, मैनेजर को सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने से मतलब होता है। फाइन। आप समझ में आ रहा है आपको कि जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर को बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट करना है। फाइन। बट जो ये प्रोफेशन वाले लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए तो वो पेशेंट को देखते हैं, ठीक है। जो CA हो गए अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, अपने क्लाइंट को देखते हैं। ओके फाइन।
तो मतलब यहाँ पे भी ये फीचर्स हम लोग का नहीं मिल रहा है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। कह रहा है ये भी फीचर्स हम लोग का नहीं मिल रहा है। ओके फाइन। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है और लास्ट के कुछ सेकेंड में हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला आपको आएगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, दूसरा आएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट और तीसरा आएगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जब मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करेंगे तो इसमें 3 पॉइंट है आपका। पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करेंगे बच्चों तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पहला था। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का था, जो खुद का एप्लीकेशन करना होता है। और थर्ड क्या था, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे डिपेंड है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करेंगे बच्चों तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी बॉडी ऑफ नॉलेज होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में। दूसरा था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो रेस्ट्रिक्ट एंट्री है, रोका है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और तीसरा हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें एसोसिएशन संस्थाएं होती हैं। दिल्ली में है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। दिल्ली में हम वो बताए थे आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एथिकल कोड की बात करेंगे बच्चों, ये 4 पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड और 5 पॉइंट का था क्या आपका सर्विस मोटिव। तो इसी के साथ हम लोग का नेचर ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है बच्चों। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम बता नहीं सकते। बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बच्चों, आप इस पर फोकस बनाए रखिए। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर्स लगभग ख़त्म है और लास्ट में हम लोग का बचेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों मैं बता दूं आगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है आप इसका क्लास ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए बच्चों। आप कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है कि हाँ हमने जो ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं क्या आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। तो प्लीज़ आपको कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो नीचे आप कमेंट करिए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए कि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।